नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं INS 24/7 सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट की। मिडिल ईस्ट में जंग का आज तीसरा दिन है। शनिवार को शुरू हुई इस लड़ाई के पहले दिन ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई। ईरान में 40 दिन का राजकीय शोक घोषित है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि हमलों में 48 ईरानी नेता मारे गए। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने तेहरान पर हमले और तेज करने की चेतावनी दी है। इजरायली सेना के मुताबिक 30 घंटों में 2000 से ज्यादा बम गिराए गए। ईरान ने जवाब में इजराइल समेत 9 देशों में अमेरिकी बस पर हमले किए। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट में जंग का तीसरा दिन है आज। ईरान का यरूशलेम में बड़ा मिसाइल अटैक किया गया है। जमीन में कई फीट गहरे गड्ढे भी हो गए हैं। युद्ध पर भारत की नजर भी बनी हुई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई CCS की बैठक। पीएम मोदी ने इजराइल के पीएम से की है बात। यूएस के सैन्य ठिकानों पर हमले को लेकर ईरान का ये बड़ा दावा बताया जा रहा है। अब तक 560 अमेरिकी सैनिक ईरान बहरीन में यूएस के नौसैनिक अड्डे पर हमला हो चुका है। आसमान में काला धुआं छा गया है। इजराइल का ईरान के सरकारी टीवी मुख्यालय पर भी हमला हुआ है। ईरान के रेस शहर में भी बड़ा हमला हुआ है। कई लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। तेहरान में अपना दूतावास बंद करेगा UAE। खाड़ी देशों पर ईरान के हमले अभी भी जारी है। कई जगहों पर मिसाइलें दिख रही हैं और ये तीसरा दिन जंग का जारी है। इजराइल के किरियात ओनो पर बड़ा अटैक हुआ है। चारों ओर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। लेबनान से इजराइल की ओर मिसाइलें दागी गई है। तो ये एक एक करके हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की खामेनेई की मौत और श्रीनगर में प्रदर्शन। वहीं तेल अवीव पर हमला। अमेरिका में जश्न मनाया जा रहा है और हवाई सेवा प्रभावित हो गई है। ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें मिडिल ईस्ट में महायुद्ध हो रहा है। ईरान के सुप्रीम खामेनेई की मौत हो चुकी है और ईरान में 40 दिन का शोक घोषित किया गया है। अरब देशों में 3 दिन के शोक का ऐलान किया गया है। तो वहीं ईरान ने भी पलटवार किया है। बड़ी अफसोसनाक खबर आज ये ईरानी मीडिया के जरिए से पता चली। देखिए, जो इजराइल ने और अमेरिका ने कल हमला किया था वही हमला आतंकवादी हमला कह जाता है, दहशतगर्दी कही जाती है कि खाड़ी में पूरी खाड़ी को आज जंग में डाल दिया है और पूरी खाड़ी में जो हालात हैं वो आप सब लोग देख ही रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि दुनिया को ये समझ लेना चाहिए कि अमेरिका और इजराइल किस तरीके से पूरी दुनिया में खूंरेजी, नफरत और दहशतगर्दी फैला रहे। ईरान पर इजराइल अमेरिका का संयुक्त हमला है। ये खामेनेई का खात्मा हो चुका है। अमेरिका ईरान जंग का असर देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावासों पर लोगों का हमला में 12 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आई है। अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो गई है। खामेनेई की बेटी, दामाद, पोती और बहू के भी मारे जाने की खबर है। ईरान ने मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया है। खामेनेई की मौत के बाद ईरान में 40 दिन के शोक का ऐलान भी किया गया है। तो वहीं ईरान ने भी इस पर पलटवार किया है। बहरीन स्थित अमेरिकी नेवी के 5th फ्लीट मुख्यालय पर भी हमला किया गया है। 5th फ्लीट मुख्यालय पर मिसाइल से हमला किया गया है।
वहीं ईरान पर इजराइल और अमेरिका स्ट्राइक के बीच बुर्ज खलीफा के पास ड्रोन हमले की खबर से दुबई में अलर्ट बढ़ गया है। एहतियातन दुबई के एयरपोर्ट अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं और कई उड़ानें रद्द कर दी गई है। इसका असर दिल्ली सहित मध्य प्रदेश के यात्रियों पर भी पड़ा है। शारजाह से इंदौर आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX256 और IX255 रद्द होने से 100 से ज्यादा यात्री फंस गए हैं। इंदौर, भोपाल और ग्वालियर के परिवार एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं। पूर्व विधायक संजय शुक्ला ने बताया कि सभी सुरक्षित है, लेकिन वापसी को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। यात्रियों को भोजन और ठहरने में भी परेशानी हो रही है। तो वापसी को लेकर अनिश्चितता है। शारजाह इंदौर उड़ान कैंसिल हो गई है। पूर्व विधायक, बिजनेसमैन और बिल्डर भी इसमें शामिल हैं। MP के 100 यात्री फंसे हुए हैं। हम लोग इंदौर से आए हुए हैं और इंदौर से कई लोग यहाँ पर हम फंसे हुए हैं और इंदौर यहाँ की हालत बहुत खराब हो चुके हैं। आप देखिए अभी सामने बम गिरा है, वहां देखिए बम गिर गया, पूरा बम गिर गया है। अभी दुबई एयरपोर्ट पे भी एक बम गिर गया है। तो यहाँ की हालत बहुत खराब हो चुके हैं। पूरा ट्रैफिक बंद है। सरकार द्वारा लगातार यहाँ पर अलार्म बजाया जा रहा है मोबाइल पे, जिससे आप अलर्ट रहें, रूम में रहें, कांच के पास में ना रहें, अंदर रहें। और उसके अलावा मैं भारत सरकार के आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इंडिया के कई लोग यहाँ फंसे हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ पर न समुद्र के रास्ते जा सकते हैं, न बाय रोड जा सकते हैं, क्योंकि बाय रोड जाना है तो ईरान के रास्ते से ही इंडिया जाना है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारी सबकी मदद करें। जय श्री महाकाल। मैं विकास पुजारी, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर से। हम लोग 22 तारीख को यहाँ पर दुबई आए थे और हमारा काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक सांस्कृतिक ज्योतिष का एक कार्यक्रम था, सत्संग का कार्यक्रम था। 3-4-5 दिन हमारा कार्यक्रम रहा, काफ़ी अच्छा रहा। सब सिस्टम बहुत अच्छा था यहाँ पर। दुबई शहर बहुत अच्छा है। लेकिन कल जब हम लोग फ़्लाइट में बैठे थे वापस इंदौर आने के लिए, तो वहाँ समस्या हो गई कि पता चला काफ़ी देर के बाद में कि कुछ युद्ध हुआ है और उस युद्ध की वजह से सारी फ़्लाइटें, एयरपोर्ट सब बंद कर दिए गए हैं। उसके बाद से हम लोग वहाँ से बाहर आ गए थे। हम लोगों को उन्होंने यही कहा था कि आप लोग अभी जाइए, आगे का जो भी इन्फॉर्मेशन होगा हम आपको बताएंगे। अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन आया नहीं है। हम अपने पर्सनल होटल लेकर हम लोग रुके हुए हैं। अब जैसा भी आगे व्यवस्थाएं बनेगी उस अनुसार हम भी कार्य करेंगे। तो अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। नागपुर के राउलगांव स्थित बारूद फैक्ट्री में रविवार की सुबह तेज ब्लास्ट हो गया। विस्फोट में 17 मजदूरों की मौत हो गई, वहीं 18 मजदूर घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और NDRF की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं हादसे में मारे गए लोगों की पहचान के लिए DNA टेस्ट कराया जा रहा है ताकि शवों की पहचान की जा सके। वहीं नागपुर हादसे पर PM मोदी ने दुख जताते हुए आर्थिक मदद की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। तो 17 मजदूरों की घायल हुए हैं बताया जा रहा है। शवों की पहचान अभी बाकी है। ब्लास्ट में 18 लोग घायल हुए हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना पर PM और राष्ट्रपति ने दुख भी जताया है और PM ने आर्थिक मदद की घोषणा की है। SBL फैक्ट्री में ये विस्फोट हुआ है। नागपुर में बारूद बनाने वाली SBL फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है, जिसमें 17 मजदूरों की मौत और 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में लाल आतंक अब अंत की ओर है।
महासमुंद में बीबीएम डिवीजन कमेटी से जुड़े 15 इनामी माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। यह सरेंडर महासमुंद के बलौदा थाने में हुआ। आत्मसमर्पण करने वालों में 9 महिला और 6 पुरुष माओवादी शामिल है। ओडिशा के पश्चिम सब जोनल ब्यूरो सचिव विकास उर्फ सुदर्शन ने भी आत्मसमर्पण कर हथियार छोड़ा है। विकास उर्फ सुदर्शन पर 25 लाख का इनाम तय था, जिसका समर्पण सुरक्षा बलों की बड़ी जीत बताई जा रही है। इन सभी 15 नक्सलियों ने सरकार की नीतियों में विश्वास जताते हुए हिंसा का रास्ता छोड़कर शांतिपूर्ण जीवन अपनाने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में अंत की ओर लाल आतंक है। बीबीएम कमेटी के 15 नक्सलियों का आत्मसमर्पण हुआ है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, जहां हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा की ओर जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अंत की ओर आ चुका है लाल आतंक और 15 नक्सलियों का आत्मसमर्पण इसमें एक बड़ी जीत है। तो अब वक्त है सीएम राउंड अप का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में जैव विविधता संरक्षण के एक अहम कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने स्वयं 53 घड़ियाल और 25 कछुओं को कूनो नदी में छोड़कर लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण का संदेश दिया। यह पहल राज्य सरकार की प्रोजेक्ट गंगा और जैव विविधता संरक्षण की व्यापक योजना का हिस्सा है। देखिए ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने कूनो नेशनल पार्क के वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में पहुंचकर सबसे पहले घड़ियालों और कछुओं का अवलोकन कर उनको कूनो नदी में छोड़ा। इस दौरान वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, वन्य जीव विशेषज्ञ और स्थानीय प्रशासन मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा, कूनो नेशनल पार्क न केवल चीतों का घर है, बल्कि यह प्रदेश की समृद्ध जैव विविधता का प्रतीक भी है। घड़ियाल और कछुए जैसी प्रजातियां नदी पारिस्थितिक के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इनके संख्या बढ़ाने से नदी की सफाई, मछलियों का संतुलन और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। वन्य जीवों का एक तरह से स्वर्ग समान है। हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सरकार के माध्यम से सभी प्रकार के प्रजातियों के संरक्षण के लिए, खास करके जलचर घड़ियाल, ये पूरे देश में अनोखे हमारे चंबल अंचल में होते हैं। चंबल की सहायक नदी कूनो में आज हमने 53 घड़ियाल के बच्चे, जिनको लगभग 2.5 साल के आसपास हमने अंडों से से करके निकाल करके पर्यावरण की सिस्टम को पुनः एक तरह से पुनर्जीवित करने की दृष्टि से बड़ा संकल्प है और इसके कारण से एक नई साइड हमने यहाँ निकाली है। ये पर्यटकों के लिए भी अद्भुत अच्छा अनुभव रहेगा और पर्यावरण के लिए भी उतना ही महत्व का रहेगा। घड़ियाल, मगरमच्छ ये नदी के जीवन में प्रकृति के साथ अद्भुत तालमेल करते हैं। न केवल नदी की सफाई रखते हैं, बल्कि हमारी ये बहुत हजारों साल पुरानी उस डायनासोर जमाने के बचे हुए प्राणियों का अवशेष, लेकिन जीवन की निशानी है। मुख्यमंत्री ने कूनो नेशनल पार्क में चीतों के क्षेत्र का भी दौरा किया। उन्होंने चीतों के संरक्षण, उनके प्रजनन और पारिस्थितिक संतुलन पर वन अधिकारियों से चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कूनो अब न केवल चीतों का घर है, बल्कि घड़ियाल, कछुआ और अन्य वन्य जीवों के लिए भी महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार की हरियाली महाअभियान और प्रोजेक्ट गंगा का हिस्सा है, जिसके तहत प्रदेश में लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। अगली खबर की ओर। डबरा ग्वालियर मार्ग में ट्रक ने कार को टक्कर मार दी है। टेकनपुर सीमा के बाहर बझेरा गांव पुलिया के पास हुए हादसे में टक्कर के बाद कार को ट्रक करीब 1.5 किलोमीटर तक घसीटता रहा। कार में सवार 3 लोग चमत्कारिक रूप से सुरक्षित बच गए। बता दें कि ट्रक डबरा से ग्वालियर की ओर जा रहा था। टक्कर के बाद कार ट्रक में फंस गई, लेकिन ट्रक चालक वाहन रोकने के बजाय उसे डिफेंस पार्क के सामने तक घसीटता रहा।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पीछा कर ट्रक रुकवाया गया। वहीं जानकारी के मुताबिक कार में एसएफ अधिकारी सवार थे। जैसे ही ट्रक रुका, लोगों ने ट्रक चालक की पिटाई कर दी। कार में सवार 3 लोग चमत्कारिक रूप से बच गए। NH-44 पर यह बड़ा हादसा हुआ है। डबरा ग्वालियर हाईवे पर ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। 1.5 किलोमीटर तक कार को घसीटता भी रहा ट्रक। कार में सवार 3 लोग बच गए हैं। NH-44 पर यह हादसा हुआ है। खबर खातेगांव और दतिया से है, जहां अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। खातेगांव क्षेत्र में हरदा और देवास की संयुक्त टीम ने नेमावर और हंडिया क्षेत्र में नर्मदा नदी के घाटों पर दबिश दी। बोट के जरिए पहुंची टीम ने 3 पनडुब्बी और 2 नाव मशीन जब्त कर कार्रवाई की। जब्त सामग्री हंडिया पुलिस को सौंप दी गई है। इधर दतिया के गोराघाट थाना पुलिस ने धौर्रा घाट पर सिंध नदी में चल रहे अवैध खनन पर छापा मारकर पनडुब्बी नष्ट कर दी। पुलिस का कहना है कि अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है। तो रेत माफियाओं पर ये संयुक्त कार्रवाई की गई है। नर्मदा घाटों पर छापा मारा गया है। अवैध उत्खनन पर यह सख्त संदेश है। रेत माफियाओं पर संयुक्त एक बड़ी कार्रवाई हुई है। राजधानी रायपुर के ग्राम टेकरी में स्व सहायता समूह की महिलाएं हर्बल रंग तैयार कर रही हैं। बिना केमिकल वाली ये हर्बल रंग सिर्फ रायपुर में ही नहीं बल्कि देश विदेशों में बेचे जा रहे हैं। बता दें कि इन हर्बल रंगों से होली खेलने पर किसी तरीके का कोई रिएक्शन या त्वचा में परेशानी नहीं होती है और ये आसानी से पानी से धुल भी जाती हैं। हर्बल रंग तैयार कर रही ये महिलाएं हैं। विदेशों में हर्बल रंग की सप्लाई हो रही है। स्व सहायता समूह की महिलाओं ने ये कमाल किया है। हर्बल रंग बनाकर तैयारी कर रही हैं महिलाएं। ग्राम टेमरी में हर्बल गुलाल बनाने का जो काम है वो किया जा रहा है। महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं की तरफ से ये जो पूरा प्रोसीजर है वो किया जा रहा है। और आप सबसे पहले तो तस्वीरें ही देखिए कि किस तरीके से प्योर जो ऑथेंटिक गुलाबों का रंग होता है वो यहाँ बनाया जा रहा है। गुलाबों को तोड़ने से लेके फूलों को तोड़ने, उन्हें सुखाने, उनका रंग निकालने, पैकेजिंग करने, सारा काम जो है वो यहीं ग्राम टेमरी में किया जा रहा है। महिला स्व सहायता की महिलाएं जो हैं वो हर रोज यहाँ आती हैं, मेहनत करती हैं ताकि आपकी और हमारी होली जो है वो बिना केमिकल वाली होली बन सके। मैम, आप लोग यहाँ पूरा काम कर रहे हैं, हर्बल गुलाल जो है वो बनाया जा रहा है, कैसे ये पूरा गुलाल बनाया जाता है? पूरा गुलाल बनाने के लिए हमारे मैन्युफैक्चरर वहाँ पर कंपनी में है, जो भनपुरी रायपुर में है, साकरा में है, जो इसकी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है। मशीन के जरिए से हमारी महिला स्व सहायता समूह जो फूल को सुखाने की प्रोसेस करते हैं उसकी मशीनें द्वारा पिसाई जाती है और मशीन द्वारा तैयार किया जाता है। तैयार करने के बाद में हमारा पैकिंग यूनिट है, यहाँ पर भेजा जाता है। तो हम लोग पैकिंग करके हम लोग रिटर्न उसको भेजते हैं। मैम, कहाँ कहाँ ये भेजा जा रहा है? क्या सिर्फ राजधानी रायपुर में ही इसकी बिक्री हो रही है या फिर बाहर भी जिले के जा रहे हैं? ये हमारी रायपुर में ही नहीं, बाहर भी बिक्री के लिए जाते हैं। जैसे हमारे देश में ही नहीं, हमारी कंट्री में ही नहीं, विदेशों में भी इसकी मतलब सप्लाई किया जा रहा है, जो बहुत ही अच्छी इसकी मांग रहती है। इतना लंबा जो सप्लाई है वो किया जा रहा है, इतने बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। हमारी 1 से 1,500 महिलाएं काम करती है इसमें, मतलब 1,000 महिलाएं हैं अभी काम करने के लिए। तो देखा आपने कि किस तरीके से महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं की तरफ से ये जो हर्बल कलर है वो बनाए जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग करना, गुलाल बनाना, उनको पैक करना, सप्लाई करना, और सप्लाई सिर्फ राजधानी रायपुर में ही नहीं हो रहा है, इसके साथ साथ विदेशों में भी ये जो सप्लाई है वो किया जा रहा है ताकि आपकी और हमारी होली बिना केमिकल वाली हर्बल वाली होली बन सके। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मनीषा त्रिपाठी, INS24/7 रायपुर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया सहित छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।